नमस्कार सभी किसानों का आज के इस वेबिनार में सत्र में स्वागत है। आज का विषय है कि आप कैसे करें गेहूं, चना, आलू की खेती, और ये हमें बताने आए हैं श्री प्रदीप गुप्ता जी, जो कि एनसीएस ग्रीन अर्थ प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। मैं प्रदीप गुप्ता जी से दरख्वास्त करता हूं कि सर आपका वीडियो ऑन करें और अनम्यूट करें और आपका बहुमूल्य मार्गदर्शन शुरू करें। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। दीपक जी, आवाज़ आ रही है? सही आ रही है सर। धन्यवाद। सभी किसान भाइयों का और किसान ऐप और एनसीएस ग्रीन अर्थ दोनों में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चना, गेहूं और आलू, ये तीनों फसलों की खेती के बारे में जो मेरे अनुभव हैं वो मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा। क्या करने से अच्छी फसल आप ले सकते हैं, पेस्ट और डिजीज़ यानी रोग और जो क्या कहते हैं जीवाणु कीटाणुओं का जो हमला होता है उसको कैसे कम किया जा सकता है, और उत्पादन को कैसे सुरक्षित अपने गोडाउन में, अपने गोदाम में पहुंचाया जा सकता है, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सीधे विषय पर आने से पहले कुछ जो आवश्यक बातें हैं खेती में, उसके बारे में मैं आपका थोड़ा सा ध्यान इधर आकर्षित करना चाहूँगा। पहली बात कि जमीन ये एक जीवित क्या कहते हैं इकाई है। हम इसको बिल्कुल नहीं समझे कि ये ज़मीन है तो इसमें कुछ भी डाल दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, मिट्टी तो है ना, कुछ भी डाल दो। अगर ऐसी सोच किसी की है तो कृपया उसको बदलिए। मुझे पता है कि हम सबकी सोच बहुत पॉजिटिव है और हम ये मानते हैं कि हम तो यहाँ धरती को माँ के रूप में भी मानते हैं, धरती माता, पृथ्वी माता। सुबह उठने के बाद सबसे पहले उसको नमस्कार करते हैं। लेकिन फिर भी खेती करते समय इस बात का अत्यंत महत्व है कि हम उसको ये माने कि यह जीवित है, और किसी भी जीवित प्राणी को क्या खिलाया जा सकता है, क्या नहीं खिलाया जा सकता, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये कहें कि क्या हम कोई ऐसी चीज़ खा सकते हैं जो नुकसान करती हो, कई बार हम भूल में खा लेते हैं, लेकिन क्या नुकसान करने के बाद हम दोबारा खाना पसंद करते हैं? नहीं। बहुत सारी टॉक्सिक चीज़ें ऐसी हैं, विषैली चीज़ें हैं जो हमने गलती से खा ली, हमको एलर्जी हो गई, कुछ नुकसान हो गया, तो हम दोबारा उसका सेवन नहीं करते, उसको हम छोड़ देते हैं। वैसे ही ज़मीन के ऊपर भी हम ऐसी वस्तुओं का, ऐसे फर्टिलाइजर्स का लगातार अधिक मात्रा में प्रयोग करते आ रहे हैं जिससे हमारी ज़मीन काफ़ी टॉक्सिक, जहरीली, विषैली या मृत प्राय हो गई है। उसमें जीवन बहुत कम बचा है और फलस्वरूप उत्पादन धीरे धीरे और घटते जा रहा है। अब उस जमीन को स्वस्थ बनाकर उत्पादन कैसे ले, उसके लिए आवश्यक है कि जमीन की जब हम जोताई, जिसको हम कहते हैं प्लाउइंग कहते हैं या होरोइंग कहते हैं, ट्रैक्टर के द्वारा हो, बैलों के द्वारा हो, जब भी हम करते हैं उस समय से लेके और फसल निकालने तक किन किन बातों का ध्यान रखना, कैसे जमीन को सुपीक, उपजाऊ बनाना जिससे कि फसल अच्छी आए, तो वहां से हम शुरुआत करेंगे। तो अच्छी फसल लेने के लिए जो सबसे पहली जो आवश्यकता है कि जमीन का सुपीक यानी उपजाऊ होना बहुत आवश्यक है। और उपजाऊ जमीन वही होती है जो बहुत मुलायम, जिसको हम अगर कहेंगे तो पोरस यानी भुरभुरी हो,
जिसमें अगर पानी ऊपर से गिरे तो पूरा पानी जमीन पी ले, पानी बह के ना जाए और पानी वहां भरे भी नहीं। ये अच्छी जमीन की निशानी है ये। और अगर ऐसी अच्छी जमीन अगर रहती है तो उस जमीन में भरपूर उत्पादन होता है, वहाँ की फसलें अधिक अतिवृष्टि में खराब नहीं होती और अनावृष्टि यानी कम बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा तनाव में नहीं आती। तो आप दोनों स्थिति में जमीन से भरपूर सहयोग आपको मिलेगा और फसल भी अच्छी आएगी। उसके लिए क्या करना कि हमारी जमीन में जो मित्र जीवाणु है दो रूप में रहते हैं, एक बैक्टीरिया के रूप में और एक फंगस के रूप में। प्राचीन समय में जमीन के अंदर इन जीवाणुओं का जो अनुपात, ये रेशियो था, फंगस वर्सेस बैक्टीरिया अगर करेंगे तो 3% फंगस और 1% जीवाणु, 3:1 ये रेशियो, जैसे CN रेशियो होता है ना, कार्बन और नाइट्रोजन का जो जैसे रहता है, वैसे इसका जो रेशियो था वो 3:1 यानी 3 फंगस, उसके सामने 1 जीवाणु, 1 बैक्टीरिया। मैं जो बात कर रहा हूं जीवाणु फंगस की, ये जो मित्र फंगस और मित्र जीवाणु है उनकी बात कर रहा हूं। पैथोजोन्स जो है उनकी बात नहीं कर रहा मैं। जहां मित्र रहेंगे वहां शत्रु रहेंगे ही रहेंगे। तो आज की स्थिति कैसी है कि पिछले 50, 60, 70 सालों में हमने जमीन पर जो अत्याचार किए हैं, इतने सारे हमने जो रासायनिक, अजैविक जितने भी जो पदार्थ हमने डाले हैं, किसी भी रूप में डाले हैं, उसकी वजह से आज जमीन के अंदर जो हमारी जो मित्र फंगस है वो 0.1% पे आ गया है। जीवाणु फिर भी जो 1% होना चाहिए था उससे थोड़ा ही कम हुआ है, लेकिन मित्र फंगस की संख्या घटते 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 आज 0.1% रह गई है। और उसकी वजह से बहुत सारी ये जो समस्याएं हैं ये उत्पन्न हुई हैं। तो जमीन के अंदर अगर मित्र जीवाणु और फंगस का अनुपात अगर हम सही कर पाए तो आपको अच्छी फसल लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो मित्र फंगस और जीवाणु बढ़ेंगे कैसे? हम सब 1 साल, 2 साल में, 3 साल में एक बार अवश्य, और नेचुरल जिसको हम खाद कहते हैं या कंपोस्ट जिसको हम कहते हैं, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट के रूप में हो या काऊ डंग कंपोस्ट हो, शेण खत या गोबर की खाद हो, पत्तों की खेत में जो हमारे जो अवशेष निकलते हैं, पाचक निकलता है, रेसिड्यू जो निकलता है, पराली निकलती है, गेहूं का जो भूसा निकलता है, तुराटी पराठी यानी अरहर और कपास लेने के बाद में जो अवशेष बचते हैं उसको हम बहुत बार रोटावेटर से दबा देते हैं, बहुत बार हम मल्चिंग के माध्यम से और कुछ डालते हैं। कई बार हम उसमें धैंचा, बोरू, सनई इस प्रकार के और बहुत सारे हम ग्रीन मैन्योरिंग जैसे वो करते हैं और उसको 2 महीने 3 महीने में हम वापस ज़मीन में दबा देते हैं जिससे ग्रीन मैन्योरिंग मिले। ये सारा ज़मीन में जाने के बाद में न सिर्फ ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाते हैं बल्कि जो जैव तत्व है, जो जैविक प्रक्रिया है उसको भी बढ़ाते हैं और मित्र जीवाणु फंगस की जो संख्या है उसको भी बढ़ाते हैं। इसमें एक चीज़ अवश्य ध्यान रखिए कि जब भी हम किसी भी प्रकार का कंपोस्ट यूज करेंगे, वर्मी कंपोस्ट तो वार्म ने बनाया है, केंचुए ने बनाया है, तो वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जब भी हम पत्तों की खाद या गोबर की खाद या कोई फार्म यार्ड वेस्ट को हम कंपोस्ट करके डालेंगे तो ध्यान रखिए उसको अच्छी प्रकार डिकम्पोज कीजिए, जिसका प्रोसेस 30 दिन से 90 दिन का हो सकता है। निर्भर करता है कि कौन सा पदार्थ आपने लिया है। अगर सिर्फ गोबर है तो 30 दिन की प्रक्रिया है। एक प्रोडक्ट आता है क्विक ब्रेक, 100 ग्राम लेना, 200 लीटर पानी में 1 किलो गुड़ के साथ में 3 दिन तक उसको भिगो के रखना और एक ट्रॉली जो गोबर है उसका हीप लगा देना, यानी जमीन के ऊपर उसको टेबल जैसे सजा देना और ये 200 लीटर पानी क्विक ब्रेक का उसमें पिला देना और 15 दिन 20 दिन तक आप देखेंगे उसमें 60-70 डिग्री हीट जनरेट होगा। उसके बाद में 20 दिन के बाद में एक बार उसको टर्निंग कर देना, अल्टी पल्टी कर देना, वापस सजा देना और 25 दिन 30 दिन के बाद फिर से उसको एक बार मिक्स करके और आप 30वें दिन, 32 दिन, 35 दिन, 28 दिन पे कभी भी आप उसको यूज कर सकते हैं।
तो ये एक ट्रॉली जो गोबर रहता है जिसमें लगभग 1700-1800 से 2 टन के आसपास, यानी 1700-1800 किलो से 2 टन का गोबर रहता है, इसको कंपोस्टिंग करने के बाद ये करीब 1-1.25 टन के आसपास बैठता है। अगर इसको सही मायने में आपने कंपोस्ट किया तो यह 1 टन गोबर की खाद बहुत ही हल्की, भुरभुरी, डार्क ब्लैक कलर की, जिसमें भरपूर मात्रा में और सारे पोषक तत्व रहेंगे, अमाइनो एसिड रहेंगे, नाइट्रोजन रहेगा, फास्फोरस रहेगा, पोटैश रहेगा, जिंक रहेगा, सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध रहेगी। और ये जमीन में जाने के बाद में जीवाणुओं की संख्या को भी बढ़ाएंगे और जो जमीन के अंदर जो बाकी जो पोषक तत्व है उनकी उपलब्धता भी बढ़ाएंगे। ये हर फसल में एक बार अगर हमने डाल दिया तो रासायनिक खाद जो आप डाल रहे हैं उसके भी खर्चे आपको बचेंगे और फसल भी बहुत अच्छी आएगी। और एक ये फायदा होगा कि जब नीचे जो मित्र जीवाणुओं की संख्या बढ़ी है उसको और बढ़ा देंगे, तो हम जैसे माइकोराइजा, वैम जिसको हम कहते हैं, वैम फंजाई, वैम फंगस, इसकी हम 2 किलो 3 किलो जैसी जमीन हो, अगर भारी जमीन है तो 2 किलो प्रति एकड़, और अगर हल्की जमीन है यानी दोमट मिट्टी है तो 3 किलो, और अगर बालुई मिट्टी है, अगर सैंडी सॉयल है तो आप 4 किलो तक आरजाल यानी वैम को यूज कर सकते हैं। और इस कंपोस्ट के साथ जब ये आरजाल या वैम ये जाएगा तो ये जो मित्र फंगस जमीन में है जिनकी संख्या घट गई है उनको बढ़ाएगा और फास्फोरस का बहुत बड़ी मात्रा में ये, और फास्फोरस को घुलनशील बनाएगा और पौधों को देगा। पिछले 50-60 सालों में हमने जितना फास्फोरस जमीन में डाला है इतना है कि अगले कुछ और सालों हम उसको यूज करें तो फास्फोरस की कमी नहीं होगी, जमीन में इतना फास्फोरस है। वैसी बात अगर ले तो पोटैश की है और अन्य मिनरल्स की है। अब आप देखेंगे कि भाई ये जमा कैसे है, हमको कैसे पता चलेगा। आप देख लीजिए ना, एक समय था जब हम केवल बैल से और जब हल चलाते थे तो वो हल 9-10 इंच जमीन को और गहराई में जोत देता था। आज हम 70, 75, 80 HP के 1 टन 1.25 टन के ट्रैक्टर से जब हम प्लाविंग करते हैं या हम जुताई करते हैं तो वो 6 इंच ज़्यादा नहीं जाता और ऐसी आवाज़ आती है जैसे ज़मीन के अंदर में लोहा डाल दिया हो या पत्थर पड़े हों। तो ये ज़मीन जो सख्त हो गई है, इतनी हार्ड हो गई है, इसकी वजह क्या है कि ये जो डिपॉजिट हुआ है इतने सालों का फर्टिलाइजर, इसकी वजह से हुआ है। इसको हमने अगर उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर ली, यानी हमारे पास एक ऐसा खजाना है, हमारे पास एक ऐसा फिक्स डिपॉजिट है जिसकी चाबी या जिसका पासवर्ड हमारे पास नहीं है, तो उसकी चाबी या उसका पासवर्ड क्या है? उसकी चाबी, उसका पासवर्ड है अधिक से अधिक मित्र फंगस और जीवाणुओं का भरपूर उपयोग जमीन में, वो भी जैविक खाद के साथ में, चाहे वो गोबर से बनी हुई हो, चाहे वो केंचुए से बनी हुई हो, चाहे पत्तों की खाद हो, या फिर ग्रीन मैन्योरिंग किया हो, आपने कुछ भी उगाकर उसको दबाया हो, इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा आप उसके अंदर में जो हमारा अज़ेटोबैक्टर है, यानी जो नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला बैक्टीरिया है, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, और हमारा जो पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, ये सारे जो बैक्टीरियाज हैं ये सारे मित्र जीवाणु है, ये मित्रों की सेना है। ये सेना जब नीचे जाएगी तो भरपूर क्रांति करेगी, और जब कोई क्रांति होती है तो उसका कुछ रिजल्ट आता है ना, तो उसका रिजल्ट आपको ऊपर देखने को मिलेगा। तो खेती किसी भी चीज की करो, मैं ये जो बता रहा हूं ये पर्टिकुलर आलू, गेहूं या चने के लिए सिर्फ नहीं है, ये जितनी भी प्रकार की खेतियां करते हैं, जिस पौधों में जड़ें होती हैं और जो ऊपर पत्ते देता है, इन सब के लिए है ये। फिर चाहे वो संतरे की खेती हो, आम की हो, एप्पल की हो, या जाम हो, केला हो, पपई हो, भिंडी, मिर्ची, टमाटर, बैगन हो, कुछ भी हो, ये सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। तो मित्रों की सेना का भरपूर और आंदोलन जमीन के अंदर पैदा करें, और ये जो जमीन हमारी इतनी सख्त हो गई है, हार्ड हो गई है, इसको मजबूत बनाएं, और फिर आप बीज बोए तो देखेंगे कि आप बीज मुंह से बोलना शुरू करेगा, आप खुद अनुभव कर पाएंगे।
और ये सब किया तो आप जो केमिकल फर्टिलाइज़र है उसकी भी मात्रा आप कम कर सकते हैं। 25-30% तो बहुत आसानी से कम कर सकते हैं, 50% भी कम कर सकते हैं, और आने वाले धीरे धीरे समय में हम बिल्कुल कम मात्रा में उस पर जा सकते हैं। दूसरी जो बात है कि भाई हमने जमीन के अंदर में मित्रों की सेना डाली और हमने आर जाल या रूट जाल के माध्यम से जड़ों का जाल विकसित किया। जितनी ज़्यादा जड़ें गहरी होगी, जितनी गहराई में जाएगी और जितनी चौड़ाई में जाएगी, उतना पौधा ज़्यादा पोषण लेगा। देखिए, पौधा अगर सिर्फ 6 इंच की जड़ें वाला है और मान लीजिए आपने बारिश में कोई फसल लगा दी जो केवल रेनफेड यानी बारिश के ऊपर निर्भर है और उसकी जड़ें सिर्फ 6 इंच के अंदर गई है, तो मान लीजिए कि आज बहुत अच्छी बारिश हो गई और बारिश पूरी 8, 9, 10 इंच तक नीचे तक चली गई और भरपूर अच्छा पोषण मिल रहा है पौधे को, पौधा बहुत मस्त है और हमको मालूम है कि 15 दिन 20 दिन में तो बारिश होने वाली है, और मान लीजिए कि बारिश नहीं हुई। अब धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर की जो सतह है वो सूखनी शुरू हो जाएगी। पहले 7 दिन में हो सकता है ऊपर से 2 इंच सूख जाएगी जमीन, अगले 7 दिन में वो 4 इंच पे सूख जाएगी, और अभी भी बारिश नहीं हुई तो और अगले 7 दिन में जो नीचे के 2 इंच बचे हुए हैं जिसमें आपकी जड़ें हैं और जो पानी ले रही है, वहां पर जब ये सूखा जाएगा तो पौधे को तनाव आएगा और पौधा ऊपर से मुरझाने लगेगा, स्ट्रेस में आ जाएगा, तनाव में आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपने आरजाल यानी मित्र सेना और ये जो जीवाणुओं के माध्यम से जो बायो फर्टिलाइजर जिसे हम कहते हैं वो अगर आपने डाला हुआ है और आपका जो पौधा है उसने उसको स्वीकार कर लिया और जमीन आपकी मुलायम हो गई, भुरभुरी हो गई, एयरेशन उसमें अच्छा हो रहा है और जड़ें 6 इंच के बदले 9 इंच 10 इंच तक चली गई। ध्यान रखिए, आपने जो खाद डाली है पर एकड़ के हिसाब से डाली है, पौधे की जड़ी कितनी जाएगी नहीं जाएगी इससे आपका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इस पौधे ने अपनी जड़ें 9 इंच के बदले 12 इंच तक डाल दी। तो जब 7 से 14 दिन तक 4 इंच अगर सूखा है और 14 से 21 दिन में 2 इंच और सूखने वाला है, फिर भी आपके पास में 5-6 इंच का बफर स्टॉक है मॉइस्चर लेवल मेंटेन करने के लिए, तो पौधा वहां से मॉइस्चर लेता रहेगा और पौधा जीवित रहेगा। न सिर्फ वो जीवित रहेगा, अपनी ग्रोथ प्रोग्रेस भी करता रहेगा, न्यूट्रिशन भी लेता रहेगा और बहुत ही मस्त लहराता रहेगा। 20 दिन 21 दिन 25 दिन बारिश तो आने वाली है, या तब तक हो सकता है हमारे पास कुछ व्यवस्था हो जाए। तो जो पौधा 15 दिन में और आपका साथ छोड़ देने वाला था, वो 25 दिन 30 दिन तक आपके साथ में लड़ता रहेगा मौसम से और जिंदा भी रहेगा, खड़ा भी रहेगा। तो ये मित्र सेना और जो रूट जाल, ये दोनों बहुत जरूरी है पौधे को अच्छा पोषण देने के लिए और तनाव से लड़ने के लिए। तीसरी जो बात है कि भाई जब पौधा नीचे से निकला है और बढ़ेगा तो अब करना क्या है। ये मित्र सेना जैसे मैंने बताया कि गोबर की जो खाद है उसमें आपने वैम नाम का जो प्रोडक्ट आता है जिसको माइकोराइजा, जिसका टेक्निकल नाम है वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा, ये आप डालिए 2 किलो से 4 किलो तक प्रति एकड़। जहाँ ट्यूबर क्रॉप आती है, कंद वर्गीय आती है, जैसे आलू आती है, मूंगफली आती है, गाजर आती है, प्याज है, लहसुन है, ऐसी जो कंद वर्गीय है, हल्दी अदरक है, उसमें आप इसकी मात्रा को बार बार बहुत ज़्यादा उपयोग न करें क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जड़ें बढ़ी तो कंद बनने में दिक्कत होगी। इसलिए वहाँ पर थोड़ी मर्यादा रखें, जो मात्रा बताइए उससे ज़्यादा न जाएं। बाकी ऊपर लगने वाली जो फसल है और जिसमें जड़ें बहुत गहरी जाने से फ़ायदा होगा, उसमें आपने अगर ज़्यादा डाल दिया, 2 बार भी डाल दिया तो कोई नुकसान नहीं है। खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, बाकी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो अभी इसके अलावा जैसे अभी ज़मीन के अंदर में आपने मित्र सेना और इसका रूट जाल का तो कर दिया, अब पौधा बढ़ रहा है और ये ज़मीन से और अच्छे पोषक तत्व ले रहा है। केमिकल फर्टिलाइज़र
डालने के बाद में आपने देखा होगा कि जैसे ही हमने डीएपी डाला या यूरिया डाला और अधिक मात्रा में डाला, तो 5-7 दिन के अंदर में सकिंग पेस्ट का अटैक शुरू हो जाता है। थ्रिप्स है, माइट्स है, जैसिड्स है, एफिड्स है, व्हाइट फ्लाई है, वगैरह वगैरह बहुत सारे लार्वा भी आता है। अब ऐसा क्या कोरिलेशन है दोनों में कि जैसे ही आपने केमिकल फर्टिलाइजर के डोज डाले कि 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद में ये अटैक शुरू हो जाता है। जबकि अगर आपने जैविक खाद डाली है, गोबर की खाद डाली है, इस प्रकार का डाला है, तो उसके अंदर में अटैक नहीं आता है, या आया भी तो बहुत 2-5% आता है और वो निकल जाता है, पौधा उतना तनाव सह लेता है। उसकी वजह यह है कि जैसे ही आप नाइट्रेट, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम नाइट्रेट है, या जो सल्फ्यूरिक एसिड है, या डाई अमोनियम फॉस्फेट है, इस तरह के जब ये प्रोडक्ट आप डालते हैं तो पौधे के अंदर में वो बिना और उसको क्या कहते हैं हजम किए हुए वो सीधा पौधों में पत्तों तक भेज देता है, और वहाँ पर नाइट्रेट के रूप में वो दिखता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने ज़्यादा यूरिया डाली और पौधे के पास में गर्म वातावरण बना, तो पौधा बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। जैसे हमें प्यास लगती है तो हम ज़्यादा पानी पीते हैं, तो उसके पत्तों के ऊपर छोटे 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 वाटर बर्ड्स बनते हैं, यानी छोटे छोटे, और क्या कहते हैं उसको, जल के बिंदु बिंदु। जैसे हमके गर्मियों में हमें घमोरियाँ होती है पीठ पे इधर गर्मी से, और छोटे छोटे दाने उभर जाते हैं, और हमने अगर उसको क्या कहते हैं कि उसको स्कॉर्चिंग किया, उसको खुजाया, तो क्या वहाँ पर घाव हो जाता है। वैसे ही जब पत्तों के ऊपर ज्यादा नाइट्रोजन की वजह से जो वाटर बर्ड्स बने, पानी की बूंदें चमकने लग गई अंदर में स्टोमेटा पे, पर्ण नेत्रों पे, तो ये जो सकिंग पेस्ट है उसको आकर्षित करता है ये पानी, यानी वहां पर नाइट्रेट आ गया या कुछ प्रोटीन दिख रहा है उसको, तो उसको लगता है कि हमारा भोजन आ गया, और ये आकर इसको भोजन को खाने के लिए पंच करता है पत्ते को। वहां से पूरा क्लोरोफिल निकल जाता है, वहां छेद हो जाता है, धीरे धीरे वो सारे टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, पत्ता फोटोसिंथेसिस करना बंद कर देता है, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, और धीरे धीरे पत्ता या तो पीला होके मर जाता है और गिर जाता है, धीरे धीरे पौधा भी और सिकुड़ने लगता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि जब वो बीमार होगा तो अपनी पूरी ताकत बीमारी से लड़ने में लगाएगा, न कि वो ग्रोथ में लगाएगा। भाई हम भी अगर बीमार होते हैं और हमको अगर फीवर हुआ है, बुखार हुआ है, डेंगू हुआ है, मलेरिया हुआ है, कुछ भी हुआ है, उस समय हम आराम करते हैं, न कि हम फील्ड में दौड़ लगाते हैं। और जितने दिन हम आराम करते हैं उतने दिन हमारी को जो कार्य क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है, हमें थकान बहुत आती है। और हम आराम करते हैं तो जितने, मान लीजिए 4 दिन आराम किया तो हमारे 4 दिन की जो प्रोडक्टिविटी थी वो तो खत्म हो गई। 4 दिन हमें कुछ भी हमने काम नहीं किया, हमने वैसे ही समय को व्यतीत किया। तो 4 दिन के बाद जब हम जाएंगे तो हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, पुराने पेंडिंग कुछ काम क्लियर करने पड़ेंगे। वैसे ही पौधा है, 4 दिन अगर वो बीमार रहा तो 4 दिन बीमारी में वो सारी ताकत बीमारी से लड़ने में खर्च करता है। उस समय उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। अगर वो ग्रोथ स्टेज में है तो ग्रोथ स्टंट हो जाएगी, अगर फूल लगे हैं तो फूल और लगने बंद हो जाएंगे, फूल से फल में कन्वर्सन बंद हो जाएगा तो फूल झड़ने लगेंगे। ये सारी तकलीफें पड़ती हैं। तो रासायनिक खादों का उपयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत जितनी आवश्यक है उतनी कम मात्रा में करें तो अच्छा होगा। तो ये जो बीमारी आ सकती है तो इनसे लड़ने के क्या करना, जैसे मान लीजिए कि आपका घर है और घर में अगर कोई जानवर घुस जाता है या चोरी का डर है तो हम क्या करते हैं, एक कंपाउंड वॉल बना देते हैं, एक गेट लगा देते हैं, कुछ सिक्योरिटी के कुछ तार वार लगा देते हैं, सीसीटीवी लगा देते हैं, कौन घर में आ रहा जा रहा है। वैसे ही हम अब पौधों के चारों तरफ तो हम ऐसे कोई कोई ऐसी दीवार खड़ी नहीं कर सकते, लेकिन पौधों के ऊपर, उनके पत्तों पर, उसके तने पर, उसके और क्या कहते हैं डालियों के ऊपर हम एक बायो वॉल बना देंगे, यानी बायोलॉजिकल एक बैरियर, बायो वॉल बना दिया हमने, जिसके अंदर में कोई भी और कीट पतंग वगैरह घुसे नहीं, और घुस भी जाए तो बहुत कम नुकसान या बिना नुकसान के वहां से वापस चला जाए। तो बायो वॉल बनाना है तो पौधा जैसे ही बाहर निकला 7, 8, 10 दिन का, 12 दिन का हुआ और उस पर अगर अटैक होना शुरू होता है तो उसके पहले आप उसका बायो वॉल सिलिका और नीम, इसका एक स्प्रे आपने कर दिया, 10-10 दिन पे 2-3 बार आपने स्प्रे कर दिया तो एक बायो वॉल का उसके ऊपर निर्माण हो जाता है। और बायो वॉल का जब निर्माण हो गया तो इस बायो वॉल को कोई भी कीट पतंग और आने की यहाँ पर हिम्मत नहीं करता,
वो वहाँ पर उसको पंच करने की कोशिश भी करता है, तो वो वहाँ पर वो घायल होता है और धीरे धीरे वहाँ से भाग जाता है। तो आपने एक उसके बायो वॉल का क्रिएशन कर दिया, उसके ऊपर एक आपने उसको सुरक्षा कवच जैसा कहते हैं तो पहना दिया। तो इसका अगर ये आपने किया तो आपको जो बाकी जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है उसके छिड़काव वगैरह आपके 60-70% कम हो जाएंगे। अगर आपने भरपूर कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है, भरपूर आपने जैविक और प्रोडक्ट यानी जीवाणुओं का और मित्र सेना का प्रयोग किया है, तो आपने केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ही कम किया है, नाम मात्र का किया है, तो ये जो अटैक है ये गुप्ता सर अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट सर, आप हाँ अनम्यूट हाँ करेंगे हाँ क्या? हाँ हाँ हाँ, आ रही आवाज अभी? हाँ जी, आ रही है। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। तो पौधा जब तनाव में नहीं रहेगा तो भरपूर काम करेगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, उसकी शाखाएं भी अच्छी बढ़ेगी, उसके पत्ते भी अच्छे विकसित होंगे, भरपूर फोटोसिंथेसिस करेगा और पौधा बहुत अच्छा बढ़ेगा। तो बायो वॉल का उसके ऊपर निर्माण करें। चौथी जो बात है कि सबसे पहले तो आपने, जैसे मैंने कहा कि मित्रों की सेना वहाँ पर बहुत सारी डाल दी, आपने जीवाणु डाल दिया और उसके बाद में आपने रूट जाल भी उसको दे दिया, और तीसरा उसने आपने बायो वॉल क्रिएट कर दिया। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आक्रमण ऊपर से होते रहेंगे, कीटाणुओं के अलावा कुछ जीवाणुओं के और आक्रमण भी रहते हैं, ब्लाइट भी आ सकती है, कुछ फंगल इन्फेक्शन आ सकते हैं, अगर जड़ें हैं तो रूट रॉटनिंग हो सकती है, इस प्रकार के भी कुछ बीमारियां आएगी। तो उसके लिए भी एक डिफेंस यानी एक सुरक्षा चक्र और दूसरी श्रेणी का एक लेयर आपने की दूसरी और कर दीजिए। तो इस प्रकार के काइटोजन है, कुछ मित्र फंगस है, इस प्रकार के जो उत्पाद हैं उनके द्वारा आप इनके ऊपर और सुरक्षा कवच लगा सकते हैं। तो आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो आपकी सुरक्षा जो प्रणाली है, वो बहुत मजबूत रहेगी और पौधा बहुत ही स्वस्थ और हेल्दी रहेगा। इसके बाद में आता है कि भाई पौधा तो बढ़ गया, उसके पत्ते आ गए, शाखाएं आ गई, प्रशाखाएं आ गई, बहुत बढ़िया हो गया, फूल भी आ गए। अब जो ये एनर्जी है पौधे की, उसको कैसे डायरेक्ट करना, कौन सी दिशा में लेके जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि हम क्या गलती करते हैं कि पौधा अभी अपनी ग्रोथ स्टेज कंप्लीट कर चुका है, ऐसे समय में हमने क्या किया, उसको बहुत सारा कुछ नाइट्रोजन दे दिया, बहुत सारा कुछ ऐसा प्रोडक्ट डाल दिया जिससे फिर से वो ग्रोथ करने लगता है, और ग्रोथ बढ़ जाती है, और उसकी लंबाई बढ़ती है, और डालियां बड़ी हो जाती है, और पत्ते बड़े हो जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में क्या होता है, उसका जो रिप्रोडक्शन टाइम आया है, यानी अभी वो फूल निकालने वाला था और फल देने वाला था, उस समय आपने उसको गलत दिशा की तरफ घुमा दिया। तो क्या हो जाएगा कि गलत दिशा में गया तो ग्रोथ करेगा, इस समय ग्रोथ की जरूरत नहीं थी, इस समय तो फूलों की जरूरत थी। तो एनर्जी का फ्लो किधर जाएगा, उसकी जो ताकत है वो किस दिशा में अभी आपको डाइवर्ट करनी है, किस दिशा में मोड़नी है, ये बात को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए किस समय कौन सा उत्पाद प्रयोग करें, ये ध्यान रखना आवश्यक है। हम कई बार क्या करते हैं ना कि हम किसी दूसरे पे छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ कुछ बीमारी आई, हम दवाई की दुकान में जाते हैं, साहब वो पत्ते पीले पड़ गए, साहब ये ऐसा हो गया। सामने वाला तय करता, जिसने हमारा खेत देखा नहीं, जिसने वो हमारे क्रॉप देखी नहीं, जिसने पत्ते नहीं देखे, वो केवल कलर चेंज हो गया उसके हिसाब से वो आपको दवाई करता है। मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि आपके घर में आपका बच्चा बीमार हो गया, भगवान न करे कि किसी का बच्चा बीमार हो, लेकिन अगर हो गया बीमार और हम डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर साहब बच्चे को ऐसे से बुखार आ गया है, तो क्या करो?
सबसे पहले डॉक्टर एक ही पूछेगा कि बच्चा कहाँ है। आप बच्चे को लेकर आते तो मैं देखता कौन सा बुखार हुआ है। बुखार मलेरिया भी हो सकता है, बुखार टाइफाइड का हो सकता है, बुखार डेंगू का हो सकता है, बुखार किसी और चीज़ का वायरल हो सकता है, बुखार किसी जानवर ने कीड़े ने काट लिया उसकी वजह से भी हो सकता है। बहुत तरह के बुखार हो सकते हैं। कौन सा बुखार है, किस बुखार की मैं दवाई दूं? तो क्या आप रिस्क लेंगे कि ठीक है अभी तो आप दवाई तो दे दो, जो भी हो मैं जाके देखता हूं फिर हम देखेंगे? ऐसा नहीं करेंगे आप, मुझे पता है कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं करेगा, न डॉक्टर जल्दी से ऐसा करेगा। अगर ऐसा डॉक्टर कर रहा है तो इसका मतलब उसकी डॉक्टरी पर संदेह है। तो वैसा ही है कि उसने हमारा पौधा देखा नहीं, हमारी बीमारी समझी नहीं, और उसने ये एक दवाई, ये दो दवाई, ये तीन दवाई, ये चार दवाई डाल देना और ये इसको स्प्रे कर देना और 1 एकड़ के लिए 700, 800, 1000, 1200 का बिल बना दिया और हम भी आ गए, हमने डाल दी, अच्छा हो गया तो बढ़िया है, नहीं हो गया तो फिर 7 दिन बाद पहुंच गए कि अभी पहले ये 2 बीमारी ठीक हो गई और लेकिन 2 बीमारी वैसे ही है, नई तीसरी और आ गई है, और हम उसी चक्र में उधेड़-बुन में लगे रहते हैं उसको ठीक करने के लिए। तो अपनी बीमारी को आप खुद पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए और उसके हिसाब से इलाज कीजिए। वैसे जो मैंने आपको बताया कि आपने बायोवॉल और आपने जो डिफेंस मैकेनिज्म, इन दोनों को अगर आपने ठीक कर लिया तो इन बीमारियों से 60, 70, 80% तक आप बचे रहेंगे। हो सकता है केमिकल दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़े भी तो इतनी सी कम पड़ेगी कि भाई ठीक है, 1 आध बार कर दिया, 2 बार कर दिया तो हो गया। तो इससे आज का आपका पौधा बहुत अच्छा और प्रोडक्शन देगा और भरपूर फल फूल भी देगा। तो एनर्जी का फ्लो, माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिएंगे उसको, क्योंकि प्राइमरी आपने दे दिया है, सेकेंडरी फर्टिलाइजर आपने कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर दिया होगा, अभी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट बोरोन, जिंक और मैंगनीज है, मोलिब्डेनम है, ये सारा जो है, कॉपर है, फिर ऐसा है, ये इत्यादि की भी तो ज़रूरत पड़ेगी जो माइक्रो रूप में पड़ती है, जो बहुत ही सूक्ष्म पोषक तत्व है या जिसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो एनर्जी का फ्लो के समय इन सब बातों का ध्यान रखना है कि कब किस समय क्या और उसको खिलाना पिलाना आवश्यक है वही दें, गलत सही समय पर गलत चीज़ न दें। अब एक समस्या बहुत सारी बड़ी आती है कि भाई खेतों में सब तो ठीक है सर, ये सब तो हम कर लेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा घास उगता है, इतना ज़्यादा कचरा निकलता है, उसका क्या करें? अब ये घास उगा कौन रहा है? हम तो घास की खेती नहीं कर रहे, हम तो अच्छे बीज डाल रहे हैं, अच्छी खाद डाल रहे हैं, फिर भी घास आ रहा है। कहाँ से आ रहा है भाई? कुछ तो जो ज़मीन था में था वही वापस उग रहा है, बारिश में कुछ बह के आता है, हवा से उड़ के आता है। लेकिन कई बार जाने अनजाने हम भी बहुत सारे घास के बीज, खरपतवार, निंदड़ जिसको कहते हैं, उसके बीज हम खेत में डाल रहे हैं और हम भी उसकी खेती कर रहे हैं, हम उसको बो रहे हैं। आप पूछेंगे ये कैसे, हमने तो कभी नहीं डाला। हम में से अधिकांश लोग गोबर को, जिसको हम गोबर की खाद कहते हैं, ऐसे का ऐसे गड्ढे से निकालते हैं और वैसे का वैसे खेत में डाल देते हैं। उसमें 6 महीने पुराना गोबर भी रहता है, उसमें 3 महीने पुराना भी रहता है, उसमें 1 महीने पुराना भी रहता है, उसमें 1 दिन पहले का भी रहता है। ज़्यादातर गाय, बैल, जानवर ये ज़्यादातर चरने जाते हैं और कुछ भी खाते हैं वहाँ पर। वो पत्ते भी खाते हैं, पत्तों के साथ में वो उनके बीज भी खा जाते हैं। और आपको पता है कि बीज जो भी खाए, चाहे वो जानवर खाए या हम खाएं, हमने भी अगर टमाटर खाया, बैगन खाया और उसका बीज खा लिया तो बीज हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, वो वैसे ही निकलता है। वैसे ही जानवरों ने जो बीज खाए हैं वो वैसे ही उनके शरीर से गोबर से के माध्यम से निकलते हैं और वो 6 महीने 5 महीने पहले के पड़े हुए हैं, हम ऐसे कैसे खेत में डालते हैं और सबसे पहले वो उगता है। अभी आने वाली जो फसल है गेहूं और चने की, उसमें सबसे पहले गेहूं में जनरली हम गोबर डालते ही हैं। जो पुराना गोबर हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर में इकट्ठा हुआ वो हम अभी डाल देंगे। और पहली जो 20 दिन के अंदर जो फसल रहती है उसमें केवल और केवल खरपतवार और बीज और कचरा ही दिखाई देता है और हम वीडीसाइड मारते हैं, तब जाके उसका कुछ समाधान होता है, तब गेहूं दिखते हैं। तो उसको कंपोस्ट कीजिए, जो मैंने सबसे पहले पॉइंट बताया था, उसको कंपोस्टिंग करने के बाद डालिए तो ये समस्या नहीं आएगी। आपका पहले साल ही वीड 50, 60, 70% कम हो जाएगा। और भी बहुत से तरीके हैं वीड को दोस्त बनाने का कि वीड से करो दोस्ती। तो अगर दोस्त बना लिया तो अपने काम में लगाइए। ज़्यादा घास बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा वीडीसाइड अगर मारना शुरू किया आपने तो धीरे धीरे ज़मीन आपकी बंजर होगी, जर्मिनेशन कम हो जाएगा। आपने ध्यान दिया होगा कि आज से 20 साल, 30 साल, 35 साल पहले हम
गेहूं का 15 से 20 किलो या ज़्यादा से ज़्यादा 25 किलो बीज दिया करते थे, वो आज 40 किलो 50 किलो कम से कम और ऊपर में 125 किलो तक हो गया है। यही हाल चने का है, 10 किलो 12 किलो चना लेते थे, आज 40 किलो चना ले रहे हैं। कारण क्या है? जमीन इतनी टॉक्सिक हो गई है, इतनी जहरीली हो गई है कि वो पूरे बीजों को उगने ही नहीं देती है। उसके अंदर जो रेसिड्यू है, उसके अंदर जो टॉक्सिसिटी आई है, जो विषैलापन आया, उसकी वजह से बीज और सारे जर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। तो कम से कम वीडीसाइड का प्रयोग करें, वीड से दोस्ती करें, उसको मल्च करें। गर्मियों के अंदर में अभी जो समय आएगा मार्च अप्रैल मई का, उस समय पर अगर आपके पास खेत में पानी है तो पानी छोड़ दें खेत में और उसको घास को उगने दें। गोबर गौमूत्र का थोड़ा सा स्प्रे कर दें और ज़्यादा उगने दें, नाइट्रोजन मिल जाएगा तो और उगेगा। 2-3 पानी दे दें, साथ में धैंचा बोरू सनई इस तरह के जो और ग्रीन मैन्योरिंग वाली क्रॉप डाल दें, वो बीज डाल दें। और जैसे ही आपका फसल बोने का समय आए, उसके 15 दिन 1 महीने पहले उसको ज़मीन में दबा दें। जो मैंने शुरू में बताया कि कंपोस्टिंग करना, क्विक ब्रेक का 200 लीटर पानी बनाकर एक 100 ग्राम के पैकेट से 1 किलो गुड़ से वो ज़मीन में छोड़ दें। तो इससे जब फसल के समय, बारिश के समय जब आपकी फसल उगेगी, तो ये घास कम से कम पहली बार में 50-60% कम हो जाएगा। और अगर आप लगातार करते रहे तो 2-3 साल में घास इतना हो जाएगा कि आपको तकलीफ नहीं देगा और दोस्ती हो जाएगी कि इतना सा तो चलता है। तो वीड को दोस्त बनाएं और उससे काम लें, न कि उससे दुश्मनी करें। और आखिरी जो मुद्दा रहता है कि मैनेजमेंट, फार्म का वेल मैनेजमेंट करें। ड्रिप लगी हुई है तो उसका पूरा डिस्चार्ज चेक कीजिए। बीमारी अगर आ गई, मान लीजिए 2 एकड़ में आपने गेहूं लगा दिया है या आलू लगाया है या चना लगाया है, और हम क्या करते हैं, घूमते घूमते गए और हमको 10 पौधे दिख गए और 10 पौधों पे कुछ बीमारी दिखी, तो हम क्या करते हैं, तुरंत जाते हैं और पूरे खेत में दवाई का स्प्रे करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप पूरे खेत में घूम कर आए, देखें कि ये 20, 30, 40 पौधे, ये 100 स्क्वायर फुट या 500 स्क्वायर फुट या 1000 स्क्वायर फुट में ही बीमारी है, तो उसी दिन उसी समय बिना देर किए एक पंप के अंदर में जो भी बीमारी है उसकी दवाई डालिए और वो उतना कर दीजिए, जिसको हम कहते हैं स्पॉटिंग टेक्निक। ये किया आपने तो आपका जो 20 टंकी लगने वाली थी और एक टंकी का मान लीजिए 200 रुपया खर्चा या 100 रुपया खर्चा आता था या 50 आता था, तो जो 1000-2000 खर्च करने वाले थे वो काम आपका 50-100 रुपए के अंदर हो गया। उतनी सी दूरी में ही आपको करना है, तो बीमारी भी नहीं बढ़ी और ये कंट्रोल भी आपने कर लिया। तो इस स्पॉटिंग टेक्निक को और ध्यान में रखें। पीछे बोर्ड पे आपको एक YouTube चैनल दिख रहा है, डॉक्टर ग्रीन एडवाइजरी। इसके ऊपर ये जो मैंने सारी बातें आपको बताई है अभी तक, ये सारे के वीडियोस आपको मिलेंगे। वीड से करो दोस्ती, क्विक ब्रेक का कैसे इस्तेमाल करना है, वीडियो फ्रेंड जिसको बोलते हैं, मैनेजमेंट कैसे करना है, तो ये सारे के वीडियोस डाले हुए हैं। जब भी आपको फुर्सत मिले आप डॉक्टर ग्रीन एडवाइजरी पर जाकर उनको देखें और वहाँ पर आप उनसे और अब कुछ हेल्प ले सकते हैं। तो वाटर मैनेजमेंट है, स्पॉटिंग टेक्निक है, इस प्रकार कई तकनीकें हैं जो मैंने बताई है और वो जो बहुत आवश्यक है। कई बार क्या होता है, हम प्रोडक्ट बहुत अच्छे इस्तेमाल करते हैं, ज़मीन हमारी बहुत अच्छी है, बीज बहुत अच्छे किस्म के हमने लिए हैं, लेकिन मैनेजमेंट में हम थोड़े से पिछड़ जाते हैं, सारा गड़बड़ हो जाता है वहाँ पर। इसलिए सही समय पर सही चीज़ें डालें, वीड से दोस्ती करें, मैनेजमेंट आप सही रखें, एनर्जी का फ्लो ठीक रखिए, डिफेंस मैकेनिज्म को अच्छा रखिए, बायोवॉल क्रिएट कीजिए। आप मित्रों की जो सेना है उसका भरपूर और उसका इनकॉर्पोरेशन कीजिए ज़मीन में, और रूट जाल जब पेड़ों का बहुत अच्छा रखिए, क्योंकि जड़ है तो जीवन है और जड़ ही जीवन है, ऐसा मान लीजिए। बिना जड़ के पौधे को से आप कुछ भी अपेक्षा नहीं कर सकते। तो ये जो सिस्टम को अगर फॉलो करेंगे आप, जो मैंने 7 सिलसिलेवार आपको बताया है, तो आपकी क्रॉप बहुत अच्छी आएगी। गेहूं की फसल लगने वाली है, गेहूं के अंदर जनरली हम 40 किलो बीज लेते हैं। बीजों की संख्या थोड़ी कम कीजिए। आपकी ज़मीन अच्छी है, अगर है, ज़मीन कमज़ोर भी है, हम क्या कर रहे हैं कि बीजों की संख्या तो हम किलो के हिसाब से ले रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। फर्टिलाइजर तो हम एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं। भाई आपका घर अगर 1000 स्क्वायर फुट का है और उसमें 6 लोग रहते हैं, तो 6 आदमी के हिसाब से खाना बनेगा। मान लीजिए 4 लोग नहीं आए उस दिन, कहीं बाहर गए हैं, तो 2 आदमी का खाना बनेगा। और मान लीजिए 8 मेहमान आ गए,
तो 6 8 14 का खाना बनेगा। थोड़ी है कि भाई 1000 स्क्वायर फुट में तो 6 लोग रहते थे, 6 ही का खाना बनेगा, चाहे 2 लोग रहे या 12 रहे, ऐसा नहीं होता है। वैसे ही ये बीजों की संख्या, बीज आप 40 किलो ले रहे हैं तो भी उतना ही खाद है, बीज 50 किलो लिया तो भी उतना ही खाद है। तो प्रति बीज जो खाद की मात्रा है वो बहुत कम हो रही है। अब समझिए, एक थाली में 4 लोगों को खाने के लिए बैठा दिया तो चारों भूखे रहेंगे। तो इसी प्रकार अगर एक साथ आपने 4 बीज लगाए हैं और खाना उतना सा दिया है तो वो खाने के लिए झगड़ा करेंगे चारों। किसी को 40% मिलेगा, किसी को 30% मिलेगा, किसी को 10% मिलेगा, किसी को और कम मिलेगा। उसमें जो ताकतवर रहेगा ज्यादा खा लेगा, जो कमजोर रहेगा उसको एकदम कम मिलेगा। तो एक पौधा इतना बड़ा रहेगा, दूसरा उससे छोटा, तीसरा उससे छोटा, चौथा एकदम छोटा। एक जगह एक ही बीज लगाएंगे तो बहुत स्वस्थ बीज होगा। साइड में जो टिलरिंग होती है, फुटवे जिसको कहते हैं, या फिर उसको जो कल्ले कहते हैं, बहुत ज्यादा आएंगे। गेहूं की बात ले लीजिए, गेहूं के अंदर में भी आप टोकन से भी गेहूं लगा सकते हैं। जैसे हम ये आजकल आपने देखा कि जो डॉलर चना लगाते हैं वो 1 फुट बाई 1 फुट, 2 फुट बाई 1 फुट, एक चना लगाते हैं। वैसे ही गेहूं भी आप 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़ खेती कर रहे हैं ना, आप बाकी में वैसा ही कीजिए। 1 एकड़ में आप बीज की संख्या 20% 25% कम कीजिए, और एक आधा एकड़ या 5 गुंठे में यानी 5000 स्क्वायर फुट में 1 फुट बाई 1 फुट पर एक बीज लगाइए, 5000 सीड लगाइए केवल। और आप देखिए कि 5 गुंठे में आपको उस गेहूं ने कितनी फसल दी। उसी प्रकार चने की खेती है, आलू की खेती ले लीजिए। तो आलू में कंद को काट कर जब हम लगाएंगे तो उसका लसीकरण, जिसको हम कहते हैं टीकाकरण, उसको आप टीकाकरण अवश्य कीजिए, चाहे वो गेहूं हो, चना हो, चाहे आलू हो। टीकाकरण करते समय 2-3 बातों का ध्यान रखिए कि उसके पास में उसका एक छोटा सा टिफिन, यानी नेचुरल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, इसका एक सम्मिश्रण उनके ऊपर कोटिंग कर दीजिए। आलू जब हम काटते हैं तो वो कटता घाव होता है तो उसको फंगल इन्फेक्शन आता है, उसके लिए उसका उपाय कीजिए। गेहूं चने को जैविक जो मैंने बताया है मित्रों की सेना है, उसमें डुबाकर उसको छांव में हल्का सा सुखाकर और फिर लगाइए। सीड ड्रिल में साथ में उसके अंदर में जो माइकोराइजा है, वैम है, आरजाल है, वो साथ में डाल दीजिए और बायोवॉल क्रिएट कीजिए जैसे बाहर आ गया। और जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आप खेती अगर करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ बीमारियां बहुत कम आई, आपको अनावश्यक पैसे नहीं खर्च हुए, फसल अच्छी आई, स्वस्थ आई, और दाने बढ़िया बने और क्वालिटी भी अच्छी बनी। तो आप पूरे जो सिस्टम है उसको अगर फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि भरपूर अच्छी फसल आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल के अगर आपने उसका सही इस्तेमाल नहीं करवा पाए तो कोई और खाएगा उसको। तो आप फर्टिलाइज़र उतनी डालें जितना पौधा आपका ग्रहण कर पा रहा है, क्योंकि हमें तो अब तक पता ही नहीं है कि हम जो डाल रहे हैं, हमने 50 किलो डीएपी डाली, हमने 100 किलो एमओपी डाली, हमने इतना यूरिया डाला, हमने इतना जिंक फॉस्फेट डाला, हमने इतना ये डाला, गया कहाँ, कितना मिला पौधे को। भारत सरकार का और जो एनालिसिस आया है कि जितनी रासायनिक खाद हम जमीन में डालते हैं उसका 20 से 25% ही पौधा इस्तेमाल कर पाता है, बाकी सारी की सारी जमीन में डिपॉजिट हो रही है। वजह क्या है? जमीन में जो जैविक तत्व है वो रहे नहीं, जमीन में ह्यूमस की मात्रा नहीं है, ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम हो गया है, जमीन का पीएच बहुत बिगड़ गया है, मित्र फंगस और जीवाणु की संख्या बहुत कम हो चुकी है, रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है उससे। तो जमीन में जीवाणुओं की संख्या बढ़ाइए, जमीन को सॉफ्ट, मुलायम, भुरभुरी, पोरस कीजिए, मित्र सैनिकों की संख्या बढ़ाइए और आप देखिए भरपूर फसल का आनंद ले सकते हैं बिना किसी ज़्यादा टेंशन के। मेरे साथ जुड़े हुए काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पिछले 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल से कर रहे हैं, जो पूरा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, जो सारी बात फॉलो करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पिछले साल भर से, किसी ने 2 साल से, किसी ने 6 महीने से, किसी ने 3 महीने से कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड अपने बगीचों में, अपनी फसलों पर यूज करना बंद कर दिया है।
उसमें मिक्स क्रॉप वाले भी हैं जो गोभी भी लगा रहे हैं, भिंडी भी लगा रहे हैं, संतरा भी है, कपास भी लगा रखी है, मिर्ची भी लगा रखी है, ऐसे लोग भी हैं। 50 एकड़ 25 एकड़ 100 एकड़ वाले संतरा, मौसम्बी, गुआवा और सीताफल लगाने भी उसमें है। उसमें मूंगफली लगाने वाले, हल्दी अदरक लगाने वाले वो लोग भी हैं, बाम्बू प्लांटेशन वाले भी हैं, सभी तरह के लोग हैं। तो आप कोई भी प्रकार की खेती और इस सिस्टम से आप कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा इसका बेनिफिट मिलेगा। मेरा जो आज का जो मेन टॉपिक था वो अभी मैं उसको समाप्त करूंगा क्योंकि अपने पास समय की सीमा है। ऑलमोस्ट 42-43 मिनट मुझे हो गए हैं बोलते हुए। पोटैटो में, ग्राम में और वीट के अंदर में जो बीमारी आती है उनके ऊपर और बाद में हम डिटेल्स रूप से चर्चा भी करेंगे। आप हमें टेक्स्ट करके भी पूछ सकते हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं। आप हमारा नंबर भी यहाँ से आपको मिल जाएगा, तो आप सीधे भी संपर्क करके जो भी समस्या उसके बारे में बात कर सकते हैं। आपके अगर कुछ क्वेश्चन होंगे, इस बारे में प्रश्न होंगे, तो आप अपने प्रश्न यहाँ पर रख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका आपको समाधान कर सकूँ, तो आप अपने प्रश्न यहाँ पर रख सकते हैं। श्री गुप्ता जी धन्यवाद, बहुत ही अच्छा आपका मार्गदर्शन था। अभी मैं सभी किसानों से जहाँ यहाँ पे उपस्थित है उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपके प्रश्न पूछने के लिए आप रेज हैंड कर सकते हैं या Q&A सामने आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, मोबाइल पे, वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सर अभी एक है संदीप जी है, संदीप एंटरप्राइजेस, उनको अनम्यूट किया मैंने। संदीप जी आप आपका प्रश्न पूछेंगे। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार। ये जो आप जीव मित्र बोले थे, मैं असली क्या है एक जी 15-20 मिनट्स बाद ज्वाइन करा, वो मैं टाइम नहीं हाँ। तो ये जमीन में जीवा मित्र के ये जो बोले थे, ये कैसा डेवलप करना सर? जमीन में जो मित्र जीवाणु, जो मित्र सेना डालने के लिए जो बोला गया है, ये जो बायो फर्टिलाइजर जो आते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एजेटोबैक्टर है, एसिटोबैक्टर है, एजोस्प्रिलम है, राइजोबियम है, ये इसके बाद में PSB यानी फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, या फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग फंगस है, या फिर पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया सारे मिलते हैं। ये मैं भी बनाता हूँ, बाजार में और लोग भी बनाते हैं। तो किसी भी कंपनी का आप खरीद कर इनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डालेंगे तो ये आपकी ज़मीन को और ज़्यादा अच्छा करेंगे। तो सर ये जो ड्रिपिंग है उससे डालना या डायरेक्ट स्प्रे? ये ड्रिप से भी डाल सकते हैं, ये सॉइल में ड्रेंचिंग कर सकते हैं। ये जो आप जैविक खाद जो बनाते हैं, गोबर की खाद बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, उसमें मिलाकर डाल सकते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं, पाउडर फॉर्म में भी मिलते हैं। तो जैसे आपको सुविधा हो उस रूप से लेकर और डालें। जमीन में ज्यादा से ज्यादा जाएं और जिस समय हम फसल की बुआई करते हैं उस समय बीजों के ऊपर इनको हम लगा दें, बीजों के ऊपर इनका छिड़काव कर दें और फिर बोएं तो बहुत आसान रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने और 1 एकड़ में गेहूं लगाना है, आपने 30 किलो 40 किलो गेहूं ले लिया, तो उसमें एजेटोबैक्टर, PSB, KMB, जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया वगैरह वगैरह, इन सब के अगर आपने 40 किलो बीज लिया है तो 1 किलो बीज के लिए 5 ml, तो 4 तरह के हो गए, तो चारों तरह के 200 ml, तो यानी 800 ml, या ऐसा मान लीजिए कि 1 लीटर इनका सबका मिला के आपने 40 किलो बीजों पर छिड़काव कर दिया। बीजों को 1 घंटा तक पंखे के नीचे या ऐसे शेड में रख दिया। जब वो सूख गए अब बुआई कीजिए। तो बहुत आसान तरीका है देने का। तो अपने जैसा ये NCSC है जो ग्रीन अर्थ में, कौन सा प्रोडक्ट है सब? ग्रीन अर्थ में इसके लिए रीप NPK करके एक प्रोडक्ट आता है, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी संदीप जी, थैंक यू। हेलो सर। हाँ जी नमस्कार सर, आदिनाथ सेल के बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र परभनी जिले से। मेरे पास 300 संतरे है, उसमें फाइटोप्थोरा अटैक बहुत आ रहा है सर। पेड़ भी गिर रहे, 2-4 पेड़ गिर गए हवा आने के मई में। हाँ, फाइटोप्थोरा आ रहा है, उसमें डिंकिया भी हुआ है। डिंकिया नहीं है, पीले पड़ रहे हैं झाड़, पीले पड़ रहे हैं, तो पीले ठीक है। अभी देखिए, झाड़ गिरने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नीचे या तो जड़ें एकदम उसकी सड़ गई है, उसकी वजह से होता है, या नीचे किसी ने, जानवर ने, जैसे भूस वगैरह रहते हैं वो जड़ काट देते हैं, उससे भी गिर जाते हैं बहुत बार।
बहुत बार वहां पर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ है अगर खेत में, तो उसकी वजह से भी पौधे के ऊपर बहुत तनाव आता है। और जो आपने फाइटोप्थोरा बोला, तो ये बहुत दिनों की बीमारी रहती है, फिर अचानक से एक दिन उभरती है और पेड़ को सुखा देती है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, हमारे जो डॉक्टर ग्रीन एडवाइजरी का जो मोबाइल नंबर है उस पर उसके फ़ोटो वगैरह शेयर कीजिए, उसके फ़ोटो भेजिए अपने खेत के ज़मीन के वहाँ पर, उसको देखकर फिर उसके बारे में हम उसका जो भी समाधान होगा वो आपको बताएंगे। सर मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको आखिरी में शेयर आखिर में संदीप जी आपको बताएंगे। हाँ ठीक आहे, धन्यवाद आदिनाथजी. धनंजय भुमजी साहेब, तुम्ही तुमचा प्रश्न विचारा. भुमजी साहेब. हेलो, नमस्कार सर. नमस्ते जी. सर आपने जो बोला माइक्रोराइजा के बारे में, जी जी, माइक्रोराइजा इस्तेमाल करते हैं तो जो फॉस्फेट खाद होती है वो कम डाले तो चल सकता क्या सर? हाँ, वो अगर आपने माइक्रोराइजा अगर यूज़ किया है आपने, तो आप 20% तक भी फॉस्फेट को कम कर सकते हैं। और अगर साथ में आपने गोबर की एक ट्रॉली 1 मेट्रिक टन कम से कम डीकम्पोज की हुई, कच्चा गोबर नहीं बोल रहा मैं, 1 टन कंपोस्ट, क्योंकि जब आप कंपोस्ट करते हैं तो वो गोबर के में जो गोबर की गंध रहती है वो भी चली जाती है, किसी प्रकार की कोई दुर्गंध नहीं रहती, और वो एकदम डार्क काले रंग की मिट्टी जैसा बन जाता है। अगर उस प्रकार का कंपोस्ट डालते हैं तो 1 टन अगर कंपोस्ट डालते हैं और अगर माइक्रोराइजा आप डालते हैं तो आप निश्चित रूप से 30-40% और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को पहले ही सीजन में कम कर सकते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार. जी नमस्कार. सर, आपने वैसा मेरे ख्याल से एक मेरे क्वेश्चन का जवाब थोड़ा दे दिया है, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ. सर सॉरी धनंजय साहेब, कुठून बोलताय एवढं कळेल का फक्त? सर, उसका कोई कंसोर्शियम मिल सकता है क्या, या फिर किसका? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे हाँ, इसका कंसोर्शियम बनता है ना, हम बनाते हैं ना, उसमें मिक्स में रहता है, उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश तीनों इकट्ठा मिलेगा, तो आपको तीनों 1-1 लीटर डालने की जरूरत नहीं है, 1 लीटर ही डाल दिया तो काम हो जाएगा। तो बाकी के फिर जो जिंक है, ये है, उसके जो वो भी वो अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि कंसोर्शिया इन तीनों का ही आता है, क्योंकि एफसीओ के रूल के हिसाब से इन तीनों को इकट्ठा करके बनाया जा सकता है, और इनको आप अलग से डाल सकते हैं साथ में, तो इसके साथ में और मिला दिया। तो जब आप इकट्ठा डालते हैं तो सभी 1-1 लीटर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, तो जैसे आपने एनपीके का 1 लीटर डाल दिया तो 250 ml अगर आपने जिंक का डाल दिया तो काफी है, क्योंकि इकट्ठे होके काम करते हैं ना ये। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था सर कि अगर एक साथ अगर यूज किया तो कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आपने कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इनमें आपस में, इनको बनाना अलग अलग पड़ता है, बाद में एक साथ अगर इकट्ठा करके भी आपने यूज किया तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है आपस में। थैंक यू सर, धन्यवाद. धनंजय जी कहाँ से बात करें, आप बताएंगे एक बार से? हाँ सर, मैं लातूर से बात कर रहा हूँ, लातूर महाराष्ट्र। यस, धन्यवाद धनंजय जी. सर एक Q&A में प्रश्न है, पराग लश्कर जी पूछ रहे कि व्हाट शुड बी डिस्टेंस फॉर व्हीट एंड हाउ मच क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर 1 एकड़? पराग जी नमस्कार. देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा है कि व्हीट की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, अगर आप जैसे मैंने बताया कि अगर टोकन पद्धति से लगा रहे हैं, एक सीड एक जगह, 1 सीड एट ए टाइम, तो आप 1 फुट बाई 1 फुट के ऊपर एक ही बीज लगाइए। और अगर आप सीड ड्रिल से बो रहे हैं तो जनरली लोग 40 किलो लगाते हैं, कुछ 50 किलो लगाने लग गए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 30 किलो भी लगाया आपने या 25 किलो भी लगाया तो भी उतनी ही फसल आएगी, फसल आपकी कम नहीं होगी बल्कि बीमारियां कम आएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, सीड पॉपुलेशन जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो बहुत ज्यादा वहां पर गर्दी होती है, तो पेस्ट को वहां पर घर बनाने का बहुत अच्छा वातावरण मिलता है, नीचे तक धूप नहीं जा पाती, हवा जब बहती है तो वो पौधों को गिरा देती है, क्योंकि उसको जाने का पैसेज नहीं मिलता। तो इसलिए टोकन पद्धति से लगा रहे हैं तो 1 फुट बाई 1 फुट पर एक सीड, और अगर आप पट्टा पद्धति से लगाइए कि सीड ड्रिल को पहले चला दीजिए, उसके बाद 2 फीट का गैप दीजिए, फिर सीड ड्रिल चलाइए, तो हर सीड ड्रिल के बाद में 5 फीट का या 5.5 फीट का जो सीड ड्रिल रहता है उसके बाद 2 फीट का गैप छोड़िए, रास्ता छोड़िए। यस, धन्यवाद प्रदीप जी. लश्करी जी, आपका सवाल का जवाब मिला होगा आपको. सर लिकमाराम जानी चाहिए, उनका एक ये है रिक्वेस्ट है कि बायो वॉल के बारे में दोबारा बता सकते हैं आप? क्या जी? बायो वॉल के बारे में दोबारा बताएंगे?
बायो वॉल क्या है, मतलब जैसे मैंने बताया ना कि भाई जैसे घर को सुरक्षित रखने की एक बाउंड्री वॉल बनाते हैं आप, तो वैसे जो पौधा है उसके ऊपर भी एक, अब पौधे के ऊपर आप उसको कपड़े से तो ढक के रख नहीं सकते कि भाई कपड़े से ढक दिया, कितने पौधों को ढकेंगे, तो उसके ऊपर बायो वॉल यानी नीम और सिलिका, जिसमें दो प्रोडक्ट आते हैं सिलपॉट और नीमोक्योर, इन दोनों का मिश्रण करके आपने अगर 10 दिन 15 दिन पे इसके छिड़काव कर दिए तो इसके ऊपर एक क्या कहते हैं, जिसको बायो वॉल कहते हैं, वो बन जाता है। और अदृश्य वॉल है वो जो दिखता नहीं है, लेकिन वो पौधों को कीट और उसके आक्रमण से बचाता है। तो ये है बायो वॉल, हमने उसका नाम दिया है। धन्यवाद जी प्रदीप जी। आज के हमारे प्रश्न तो खत्म हो चुके हैं। मैं भी आपका जो कांटेक्ट डिटेल्स है, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। बेल आइकॉन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।